तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 विकास। इस चैप्टर में हम लोग 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन है इसमें ए केवल आय में वृद्धि, बी केवल जीवन स्तर में सुधार, सी आय और जीवन स्तर दोनों में सुधार, डी केवल संसाधनों की उपलब्धता। तो इसमें केवल आय में वृद्धि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि केवल आय में वृद्धि हम नहीं देखते हैं। फिर इसके बाद है केवल जीवन स्तर में सुधार, तो सिर्फ केवल जीवन स्तर में ही सुधार हो जाए ये भी नहीं देखा जाता है, आय भी देखा जाता है। तो इसके बाद ऑप्शन सी जो है इसमें दिया गया है आय और जीवन स्तर दोनों में सुधार, तो हाँ ये हो सकता है। और फिर इसके बाद है केवल संसाधनों की उपलब्धता, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश की विकास दर को मापने का प्रमुख सूचक है। तो विकास की दर को मापने के लिए हम कौन सा ये प्रमुख सूचक है वो देखने वाले हैं। ऑप्शन ए है इसमें सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी है जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी निर्यात और आयात, और ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा। तो इसमें हम लोग जैसे देखें सकल घरेलू उत्पाद ये तो सूचक में होता ही है, तो ये हो सकता है। और फिर इसके बाद जनसंख्या वृद्धि नहीं, जनसंख्या वृद्धि तो हो ही नहीं सकता इसमें क्योंकि ये नहीं देखा जाता है। फिर इसके बाद है निर्यात और आयात, फिर इसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं देखा जाता है। फिर इसके बाद है निर्यात और आयात, तो निर्यात और आयात ही सिर्फ कह सकते हैं विकास दर को मापने का सूचक नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, किसका उपयोग विभिन्न देशों के विकास की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है जीवन प्रत्याशा, बी प्रत्येक व्यक्ति आय, सी शैक्षिक स्तर, डी रोजगार दर। तो अब इसकी बात करें तो इसमें जीवन प्रत्याशा, इसमें क्वेश्चन यह है कि विभिन्न देशों के विकास की तुलना के लिए हम लोग क्या उपयोग में लाते हैं। तो जीवन प्रत्याशा रखा जाता है लेकिन इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा जीवन प्रत्याशा भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, शैक्षणिक स्तर भी है और रोजगार दर भी है। तो सभी देशों की तुलना के लिए हम लोग सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं, तो इसमें प्रति व्यक्ति आय राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है मानव विकास सूचकांक किन 3 मानकों पर आधारित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, बी है शिक्षा, जनसंख्या, उद्योग, सी है स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, डी है तकनीकी प्रगति, सुरक्षा, शिक्षा। तो इसमें एक एक करके सब देखते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, हाँ तो मानव सूचकांक में इन तीनों को देखा जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी में शिक्षा, जनसंख्या और उद्योग, तो उद्योग को मानव सूचकांक में नहीं रखा जाता है। फिर इसके बाद है स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, तो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण, ये दोनों मानव विकास सूचकांक में मानकों में शामिल नहीं है। और वहीं
ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में आपको तकनीकी प्रगति और सुरक्षा देखने को मिल रहा है, यह मानव विकास सूचकांक में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में ये तीनों मानक शामिल हैं। फिर इसके पश्चात किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो अब इसमें वर्ल्ड बैंक इसमें नहीं, मानव सूचकांक तैयार नहीं करता। और दूसरी बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये भी नहीं होगा। और इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP, तो ये पढ़ चुके हैं कि हाँ UNDP तैयार करता है मानव विकास सूचकांक की लिस्ट को, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। और फिर WHO, तो WHO का रिपोर्ट होता है UNDP के मानव विकास सूचकांक में, लेकिन ये तैयार नहीं करता है। फिर इसके पश्चात सकल घरेलू उत्पाद क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है किसी देश की कुल उत्पादन, ऑप्शन बी है किसी देश की कुल निर्यात, ऑप्शन सी है किसी देश के आयात निर्यात का अंतर, ऑप्शन डी है किसी देश के विकास किसी देश के बजट का आकार। तो अब देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग देखते हैं किसी भी देश का कुल उत्पादन इसमें दर्शाया जाता है। तो ये जैसे देश की कुल उत्पादन, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी जिसमें बताया गया कुल निर्यात, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद आयात और निर्यात का अंतर, तो ये भी GDP में नहीं दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद है बजट का आकार, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन ए में है देश की कुल जनसंख्या से सकल घरेलू उत्पाद को भाग देकर, ऑप्शन बी है कुल राष्ट्रीय आय से जनसंख्या को भाग देकर, ऑप्शन बी है निर्यात से जनसंख्या को भाग देकर, और ऑप्शन डी है कुल आयात से जनसंख्या को भाग देकर। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम लोग कुल आय देखते हैं, टोटल इनकम और फिर उसे भाग दे देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो इसमें तो पहला जो ऑप्शन है कुल जनसंख्या से सकल घरेलू उत्पाद को भाग देकर, तो ये तो गलत हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद है कुल राष्ट्रीय आय से जनसंख्या को भाग देकर, तो ये हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। फिर इसके बाद है कुल निर्यात से जनसंख्या को भाग देकर, तो इसमें सिर्फ निर्यात को हम लोग नहीं लेते हैं, कुल आय को देखते हैं। फिर इसके बाद है कुल आयात, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च प्रति व्यक्ति आय के बावजूद जीवन स्तर में पिछड़ा हुआ है? मतलब इनमें से प्रति व्यक्ति आय किसकी सबसे अधिक है लेकिन फिर भी जीवन स्तर में पिछड़ा हुआ है? तो श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं है। फिर इसके बाद भारत में भी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है और नेपाल में भी कम है। यहाँ पर आपको सऊदी अरब देखने को मिल रहा है, यहाँ पर की प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है, लेकिन यह जीवन स्तर के मामले में पिछड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर इसके बाद
क्वेश्चन है टिकाऊ विकास, यानी यहाँ बात किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास का अर्थ क्या है? ए है केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, बी है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को बिना भविष्य की पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए पूरा करना, सी है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, डी है केवल ऊर्जा संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को बिना भविष्य की पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए पूरा करना। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होता है जब हम लोग भविष्य की पीढ़ी को बिना नुकसान पहुंचाए उनकी केयर करते हुए हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं। तो इसलिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विकास के लिए आवश्यक है? ए सामाजिक समानता, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी जीवन प्रत्याशा शिक्षा और आय, डी कृषि और उद्योग का विकास। तो यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार देखना है कि कौन सा तत्व विकास के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि सामाजिक समानता, तो सामाजिक समानता को मानव विकास सूचकांक जो मानव विकास रिपोर्ट है उसके तहत नहीं देखा जाता है। यहीं आर्थिक स्वतंत्रता, तो सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता को ही नहीं देखा जाता है, इसमें जीवन प्रत्याशा शिक्षा और आय इन तीनों को ध्यान में रखते हुए इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, किस श्रेणी में भारत को मानव विकास सूचकांक में रखा गया है? ऑप्शन ए है उच्च मानव विकास, बी मध्यम मानव विकास, सी निम्न मानव विकास, डी बहुत उच्च मानव विकास। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का जो लेवल है, जो स्तर है वो मध्यम है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। फिर इसके बाद है किस प्रकार की आय असमानता को कम करने का एक संकेतक है? तो आय असमानता को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें पूंजी निवेश अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आय को असमानता में बदलने के लिए, उसको कम करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी नहीं होगा। निर्यात में वृद्धि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान वितरण, सबको बराबर बराबर जब बांटेंगे तो। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, किसके लिए प्रति व्यक्ति आय सही मापदंड नहीं हो सकता है? ए जीवन स्तर, बी पर्यावरणीय स्थिरता, सी सामाजिक समानता, डी स्वास्थ्य सेवाएं। प्रति व्यक्ति आय सही मापदंड नहीं हो सकता है किसके लिए? तो इसमें होगा क्या? पहले तो जीवन स्तर के लिए तो प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छा है तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर है पर्यावरणीय स्थिरता, यानी पर्यावरण में आपको देखने को मिलता है स्थिरता जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, तो इसमें पर्यावरणीय स्थिरता ही हो जाएगा राइट आंसर। फिर इसके बाद है सामाजिक समानता, तो सामाजिक समानता भी गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद है स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं भी अफोर्ड किया जा सकता है इसके तहत।
फिर है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न मानव विकास सूचकांक में आता है? सबसे नीचे आता है, तो इसमें अब देखते हैं नॉर्वे। तो नॉर्वे तो इस लिस्ट में ऊपर रहता है, तो ये नहीं होगा। फिर भारत मध्य में आता है। और जापान की बात करें तो जापान भी सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, देश की समृद्धि का मापन किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय, बी है कुल आय, सी है शिक्षा स्तर, डी है स्वास्थ्य सेवाएं। अगर यहाँ पर ऑप्शन और होता और उसमें रहता इनमें से सभी, तो इन सभी को हम लोग कंसीडर कर सकते थे, लेकिन अब इनमें से हमें किसी एक को चुनना है। तो इसमें देश की समृद्धि की बात की जा रही है कि देश की समृद्धि का मापन किसे मान सकते हैं हम लोग? तो प्रति व्यक्ति आय ये हो सकता है, लेकिन ये इस कंडीशन में नहीं होगा क्योंकि देश की समृद्धि की बात कही जा रही है। फिर इसके बाद है कुल आय, तो कुल आय को कंसीडर किया जा सकता है समृद्धि को लेकर के। और फिर शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य सेवाएं, ये देश की समृद्धि में शामिल नहीं है, समृद्धि का साथ देती है, सपोर्ट देती है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, क्या प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य मापदंड भी विकास को दर्शाते हैं? तो ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं, केवल विकसित देशों में, और डी है केवल अविकसित देशों में। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन ए हाँ, क्योंकि चाहे कोई भी देश विकसित हो या अविकसित हो या अल्प विकसित हो, इन सभी देशों में प्रति व्यक्ति आय के अलावा भी स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों अलग अन्य मापदंड भी विकास को ही दर्शाते हैं। तो बाकी ये जो तीनों हैं ऑप्शन, ये तीनों गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, जीवन स्तर को मापने के लिए कौन सा सूचकांक सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? ए शिक्षा सूचकांक, बी स्वास्थ्य सूचकांक, सी मानव विकास सूचकांक, डी जनसंख्या सूचकांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन स्तर को मापने के लिए हम लोग मानव विकास सूचकांक को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके तहत आपको देखने को मिलता है आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी को कंसीडर करते हुए यह जीवन स्तर को बताती है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विकास के मापन के लिए कौन सा सबसे बेहतर मानक है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी जीवन प्रत्याशा, सी शिक्षा स्तर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि विकास के मापन के लिए प्रति व्यक्ति आय ये भी जरूरी है। फिर इसके बाद शिक्षा स्तर ये भी होना जरूरी है। फिर इसके बाद है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी होती है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन डी देखने को मिल रहा है, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हम लोग उपरोक्त सभी को करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, यदि देश की विकास दर कम हो तो इसका क्या संकेत हो सकता है? विकास दर अगर कम हो तो इसका संकेत हम लोग किसे मान सकते हैं? तो यहाँ पर है ज़्यादा निर्यात तो नहीं, अगर हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर भी ये नहीं होगा। फिर इसके बाद है ज़्यादा शिक्षा,
तो ज़्यादा शिक्षा होने पर भी विकास दर अधिक होता है। फिर इसके बाद है अधिक तकनीकी विकास। तो अधिक तकनीकी विकास से भी विकास दर जो है वो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है कम उत्पादन, तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका कि कम उत्पादन होने पर यह हमें संकेत मिल सकता है विकास दर के कम होने का। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, प्रति व्यक्ति आय शब्द का सही अर्थ क्या है? ए, प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय, बी, प्रत्येक व्यक्ति की औसत मासिक आय, सी, प्रत्येक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय, तो डी है प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक आय। तो प्रति व्यक्ति आय में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय तो लेते हैं लेकिन वो औसत में होता है, तो ये नहीं होगा। फिर इसके बाद है प्रति व्यक्ति की औसत मासिक आय, मासिक आय नहीं होता है इसके तहत हम लोग वार्षिक आय को लेते हैं। फिर है नेक्स्ट प्रत्येक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें हम लोग एक तो एवरेज ले रहे हैं और फिर इसके बाद यह आपको वार्षिक में देखने को मिल रहा है। और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है दैनिक आय, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा।